उसके खिलाफ। प्रधानमंत्री जी तो सर विदेशों में जाके विनोद जी हर जगह वन फैमिली वन अर्थ की बात करते हैं, गांधी और नानक की और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किया जाता है वहां तो वन फैमिली नहीं है, यहाँ तो कई फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ तो ईसाइयों को और मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया जाता, उनको हाशिए पे धकेल दिया जाता है। इवन सिखों को टिकट नहीं दिया जाता है जब तक मजबूरी ना हो जाए। पंजाब के अंदर हालात तो इस किस्म के आए हैं। और नहीं, ईसाई सिखों की और बात अगर आप करें, सिखों की बात करेंगे तो किसान आंदोलन के दौर याद कीजिए, किस तरह से उन किसानों को जो पंजाब से आए थे, आपको हरियाणा तो से आए थे, किताब है आंदोलन जीवी पूरा आपने लिखा है, उसके ऊपर इतना बड़ा उनको विस्तृत किस तरह से लगातार कैसे निरूपित किया गया, एक साल तक उनको लेकर के तमाम मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या बयान दिए, जितनी ज्यादा मतलब उनकी निंदा और भर्त्सना और उनके खिलाफ तमाम सारा हो सकता था, उल्टे सीधे बयानबाजी सब की गई, खालिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा गया। वो अलग बात है कि एक साल बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ, उनसे कुछ लोग समझाने नहीं पाए और गलती हुई और वो समझ नहीं पाए और उन्होंने कानून वापस लिए। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिनेश जी सारी चीजें हैं और माहौल में काफी हद तक लोगों से बात करो तो महंगाई और बेरोजगारी और सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं। और कई बार कई लोग ये भी कहते हैं साहब कुछ भी हो, इस सरकार ने जो है देखिए कितने मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, महाकाल लोक बन गया और मंदिर बन रहे हैं। तो एक तरह से हिंदुओं का जो है जितना बड़ा बुलंदी जो है इसके पहले 2014 से पहले नहीं थी, और मुसलमान जो है सही हाशिए पर आए, इस तरह की बात भी लोग करते हैं। तो ये भी एक नैरेटिव चला जो पहले इस तरह की बात लोग नहीं करते थे, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी समाज की जो गति होती है वो सरकारों पर आश्रित नहीं होती, वो अपने तरीके से चलती है। और इसी दौर में एक बड़ा काम 2022 में शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी ने शुरू की। शुरू में लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी अपना कभी एक कांग्रेस की कवायद है, निकलेंगे जाएंगे, कहीं मोटर से बैठेंगे, कहीं कार से बैठेंगे, कहीं कुछ पार्ट टाइम उसमें ज्वाइन करेंगे, उसको लेके कोई बहुत उत्साह, बहुत वो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब भारत यात्रा शुरू हुई उसके बाद इसके मुद्दे जो आए सामने, तो लोग खुद ब खुद जिस तरह जुड़े हैं, इसकी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी, इसकी उम्मीद राहुल गांधी को भी नहीं थी। और खास करके नफरत छोड़ो भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं नफरत के बाजार में, इन मुद्दों ने लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित किया। और आप देखिए कि कन्याकुमारी से जब से यात्रा चली है और इस समय हरियाणा में चल रही है, आप कोई ऐसी जगह नहीं जहां भीड़ ना हो। पहले होता था सब दक्षिण में तो कांग्रेस है इसलिए आ गई भीड़, फिर वो आगे नहीं, महाराष्ट्र में भी है आ गई, फिर वहां मध्य प्रदेश में भी उसकी थोड़ी ताकत है आ गई, फिर राजस्थान में उसकी सरकार है। लेकिन जब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में वो सिलसिला वैसे बराबर दस्तूर बना हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग लौट के आ रहे हैं यात्रा से, जो हमारे पत्रकार बंधु, मैंने भी दिल्ली में तो कम से कम देखा ही, तो निश्चित रूप से, और उसमें ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सामान्य लोग हैं। तो एक उम्मीद ये जगती है कि भले ही राजनीति कितना भी विष घोले, सागर मंथन में कितना भी कालकूट विष निकले, लेकिन इस देश की जनता नीलकंठ बन करके उस विष को पी लेती है और उसके बाद भाईचारा और सामंजस्य और भ्रातृत्व का अमृत जो है अवश्य निकलेगा। मैं इस मामले में उम्मीद परस्त हूं और मुझे राजनीतिक दलों से ज्यादा इस देश की जनता से उम्मीद है। और उसके उदाहरण आप देखिए, गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 156 सीटें लेकर जीतती है रिकॉर्ड, लेकिन हिमाचल हार जाती है। वो हिमाचल हार जाती है जहां कांग्रेस कोई बहुत मजबूत पार्टी स्थिति में नहीं थी, कोई उसके पास बड़ा नेता भी नहीं लगी भगत सिंह के जाने के बाद, लेकिन मुद्दे प्रभावी हुए, कोई नैरेटिव नहीं चला वहां। और इसी तरह दिल्ली एमसीडी का चुनाव देख लीजिए। तो मैं दिनेश जी ये मानता हूं आपकी बात कि निश्चित रूप से वातावरण में बहुत सारा जहर घोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर रिएक्शन भी अब शुरू हो गया है। थीसिस के बाद एंटीथीसिस और एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस। तो थीसिस यानी जो नैरेटिव बनाया गया था एक विभाजन का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, अब वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ चुका है। अब उसकी एंटीथीसिस शुरू हुई है और लोग ये कहने लगे हैं कि भाई कब तक हम लोग लड़ेंगे, ये हमारा एक दूसरे से मिलजुल के ही चलने में भलाई है। और ये बात साथ पर चलते हुए जो समझदार लोग हैं उनको आप भूल जाइए, जो जिनका आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइजेशन हो चुका है या डॉक्ट्रिनेशन हो चुका है उनको छोड़ दीजिए। तो सामान्य लोग इन सब चीजों से उबरने लगे हैं। और मुझे लगता है कि शायद 2023 और 2024 में चुनावी नतीजे कुछ भी हो, कोई जीते कोई हारे, लेकिन नैरेटिव इस देश का
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हट करके शायद विकास, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और जो मुद्दे हैं